क्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपना टॉपिक चल रहा है छंद। छंद के इस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं छंद की उत्पत्ति हुई, छंद का शाब्दिक अर्थ हुआ, छंद की परिभाषा हुई और परिभाषा के बाद अब हम इसी बिंदु को छंद को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हुए छंद पढ़ने के लिए किन किन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। आपका रिस्पॉन्स भी मुझे आना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या है कि छंद को आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक में इस बिंदु में जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी देखो इस छंद को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं कि हमने सबसे पहले छंद की उत्पत्ति पढ़ी, उसको एक बार आप पुनः स्मृति करते हुए अपने मन में याद करते हुए उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हैं कि छंद शब्द की उत्पत्ति छदी धातु से मानी जाती है कि छदी धातु से क्या बना है, छंद शब्द बना है। छदी धातु से छंद शब्द बना, इसका शाब्दिक अर्थ बना जाता है आह्लादन, आच्छादन या ढका हुआ या बंधा हुआ जो बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, छंद। इस छंद की दो भेद माने गए हैं, एक तो बोलते हैं कि वर्णिक छंद और दूसरा होता है मात्रिक छंद। एक तो माना गया है वर्णिक छंद जिसको हम कहते हैं वर्ण वृत्त छंद, इसका दूसरा नाम है वर्ण वृत्त छंद। पहला है वर्णिक छंद जिसका दूसरा नाम है वर्ण वृत्त छंद और दूसरा है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद इसका दूसरा नाम है जाति छंद। वर्ण व मात्राओं के आधार पर, वर्णमाला के आधार पर वर्णों के दो भेद बताए गए हैं। पहला है वर्णिक छंद जिसका दूसरा नाम है वर्ण वृत्त छंद। अगला है मात्रिक छंद जिसका दूसरा नाम है जाति छंद। ध्यान से सुनते जाओ कि वर्णिक छंद, वृत्त छंद, मात्रिक छंद, जाति छंद, इन छंदों के भेदों को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार, हमारे सिलेबस के अनुसार हमारे जो कोर्स में है वह है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम वर्णिक छंद पढ़ते हुए वर्णिक छंद को आगे बढ़ाते हैं कि वर्णिक छंद नाम से मालूम पड़ रहा है। वर्णिक छंद किसे कहते हैं, जिस छंद, जिस पद का निर्धारण वर्णों की गणना के आधार पर किया जाता है उसे वर्णवृत्त छंद कहा जाता है। ठीक है कि नाम से ही मालूम हो रहा है कि वर्णिक छंद किसे कहते हैं, जिस छंद का निर्धारण वर्णों की गणना के आधार पर, गिनती के आधार पर किया जाता हो उसको वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद में गणना होती है वर्णों की, तो वर्णों की गणना करने के लिए हमें जानना पड़ेगा वर्णमाला की। वर्णमाला हम पढ़ेंगे कि वर्णिक छंद में वर्णमाला के आधार पर वर्णों को हमें तीन भागों में बांटा। अक्ष को बोलते हैं स्वर, हल, व्यंजन और तीसरा है अयोग वाहे। अयोग वाहे पाणिनि ने, मैंने आपको बताया इस प्रश्न को बार बार दोहराने का मेरा मूल उद्देश्य है कि ये प्रश्न एसटीसी में बहुत आता है, कई बार आता रहता है, बीएड प्री, एसटीसी प्री, बीएड में ज़्यादातर टकराता रहता है कि पाणिनि शिक्षा के आधार पर संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, वो है 63 और 64। लेकिन व्याकरण शिक्षा के आधार पर संस्कृत वर्णमाला में माने हैं 46 और 48।
छंद शास्त्र में हम इनका अध्ययन करेंगे। छंद में जिन वर्णों की गणना होती है उन वर्णों के बारे में हम पढ़ेंगे कि छंदों में स्वर सहित व्यंजन वर्ण की गणना की जाती है। छंदों में स्वर सहित स्वर और स्वर सहित व्यंजन वर्णों की गणना की जाती है। स्वतंत्र रूप से आने वाले हल और अयोग महावर्णों की गणना नहीं की जाती। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना विशेष कर कि छंदों की हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं। जब वर्णों की गणना की जाती है तो हल वर्णों की गणना नहीं की जाती है, अयोग महावर्णों की भी गणना नहीं की जाती है। छंद शास्त्र में छंदों का निर्धारण करते समय जो गणना होती है वो होती है अच या अच से युक्त व्यंजन वर्ण की, अच या अच से युक्त व्यंजन वर्ण की गणना की जाती है। स्वतंत्र रूप से अच वर्ण की और हल के साथ जुड़कर के अच वर्ण की गणना की जाती है। इस गणना के लिए हम इस अच वर्ण की भेदों की ओर बढ़ते हैं। अच वर्ण में कितने भेद होते हैं कि अच वर्ण को पाणिनि शिक्षा ने 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन से हैं? एक तो है ह्रस्व, अच के भेद बताए हैं कि ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। पाणिनि जी ने इन अच वर्णों को 3 भागों में बांटा, 3 श्रेणियां बनाई। कौन कौन सी श्रेणियां बनाई? एक तो मान लिया ह्रस्व, एक दीर्घ और एक प्लुत। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। ह्रस्व का अर्थ क्या होता है? छोटा। कई बार हम देखते हैं घर में कोई छोटा बच्चा होता है, छोटू नाम रखते हैं, तो वो क्या है? छोटा। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, लेकिन छंद शास्त्र में इसको छोटा नहीं कहते हैं। छंद शास्त्र में इसको छोटा नहीं कहते हैं, इसका दूसरा नाम रख दिया लघु। रख दिया लघु। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, लेकिन जब छंदों की गणना करेंगे, लक्षणों को हम पढ़ेंगे तो लक्षणों बार बार हम देखेंगे कि छोटा नहीं आएगा ना ह्रस्व आएगा, क्या आएगा? लघु। लघु का अर्थ होता है छोटा। आगे चलते हैं दीर्घ। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। कहते हैं बहुत दीर्घ आयु हो, यानी तुम्हारी बहुत बड़ी आयु हो। तो दीर्घ, लेकिन दीर्घ को हम छंदों में क्या कहते हैं? बताइए बताइए, छंदों में क्या कहते हैं दीर्घ को? बिल्कुल सही है, क्या कहते हैं भाई? दीर्घ को हम कहते हैं गुरु। क्या कहते हैं? गुरु। दीर्घ को क्या कहते हैं? गुरु। तो छंद शास्त्र में दीर्घ को कहा जाता है गुरु। आगे चलते हैं, दीर्घ यानी बड़ा है गुरु। आगे चलते हैं प्लुत। प्लुत का वर्णन या अध्ययन छंद शास्त्रों में नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग मात्र, प्लुत वर्णों का प्रयोग मात्र संगीत शास्त्र में किया जाता है। पाणिनि ने कहा है कि बहुत से पूछते हैं, बच्चे पूछते थे, उसने पूछा कि सर जी इस प्लुत का प्रयोग कहाँ होता है? हमने प्लुत पढ़ा है, प्लुत क्या है? प्लुत का अर्थ होता है बेटा, यानी एक इस छोटे से 3 गुना अधिक ध्वनि उत्पन्न होना प्लुत कहलाता है। व्याकरण की भाषा में इसका नाम है त्रिमात्रिक। प्लुत होता है त्रिमात्रिक, जिस वर्ण का उच्चारण करने पर 3 मात्राओं के बराबर समय लगता हो उसे हम प्लुत कहते हैं। इसका दूसरा नाम त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। इसका एक नाम है एक मात्रिक।
वर्ण। इसका एक दूसरा नाम है द्विमात्रिक वर्ण। इसका एक नाम है जिसको हम कहते हैं त्रिमात्रिक वर्ण। देखो हर चीज स्पष्ट है, नहीं समझ में आया बताना मुझे, इसलिए ध्यान से। हस्व का दूसरा नाम क्या है? लघु। बात एक ही है, अपन देखो कई बार क्या करते हैं कि घर में एक बच्चा होता है, कोई कहता है इसको चिंटू, कोई कहता है इसको चीकू, कोई कहता है मोहित। शरीर कितना है? एक। तो उसी प्रकार से एक ही शरीर को हमने कितने नामों से पुकार दिया? 3 नामों से। मतलब कि माताजी प्यार की भाषा में कह देते हैं चिंटू, पिताजी कह देते हैं भाई पिंटू, और दादाजी कह देते हैं भाई मोहित है। ठीक है, उसी प्रकार से हस्व वर्ण तो वो हस्वी है, लेकिन उसको छंद शास्त्रों में कहते हैं लघु। व्याकरण की जब गिनती होती है या स्वर शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, संगीत शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, उसको कहते हैं एकमात्र वर्ण। उसी प्रकार से दीर्घ को छंद शास्त्र में कहते हैं गुरु, और जब हम संगीत शास्त्र पढ़ते हैं क्या कहते हैं? द्विमात्र। और प्लुत का प्रयोग मैंने आपको बताया कि केवल और केवल संगीत शास्त्र या वेद शास्त्रों में किया जाए। आपने रामायण में आप पढ़ेंगे तो रामायण आपको मिल जाएंगे ये शब्द, पुराण पढ़ेंगे पुराण में मिल जाएंगे आपको ये शब्द, गीता भगवद्गीता में मिल जाएंगे शब्द। लेकिन हमारे लौकिक साहित्य में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, लौकिक व्याकरण में भी इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, प्राय नहीं के बराबर होता है। त्रिमात्रिक वर्ण यानी स्वर को ऊंचा खींचना। आपने देखा होगा संगीत जब लोग गाते हैं, गीत गाने वाले होते हैं, वो कई बार किसी स्वर को ऊंचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंचा। तो वो ऊंचा होना ये किसी वर्ण को धीरे बोलते, किसी को थोड़ा तेज बोलते और किसी को बहुत लंबा खींचते। तो वो ये तीनों यही हैं। उदाहरण के तौर पर आपने और नहीं तो घर में या गांव में मुर्गा और मोर को बोलते हुए देखा होगा। मुर्गा आपने कहा कुकुड़ कू कुहू इस प्रकार की ध्वनि निकालता है। इसका तात्पर्य है कि वो क्या करता है भाई, तीनों ही प्रकार की ध्वनि एक साथ निकाल देगा। कुकुड़ कू यानी कू, पहले कुकुड़ धीरे बोलता है, फिर कुकुड़ कू, और फिर और क्या होता है? कुहू। तो वो तीनों ध्वनि समझने का बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे मुर्गे की ध्वनि, मुर्गे की ध्वनि। दूसरी है मोर की ध्वनि। जब मोर बोलता है ना, तो मोर अपन को इन तीनों वर्णों के बारे में बता देता है। मोर जो बोलता है, मोर बोलता है पीहू पीहू पीहू, यानी पहले पीहू फिर पीहू और फिर और लंबी ध्वनि खींचता है। तो उससे क्या होता है कि तीनों ही ध्वनियों का आवाज हो जाता है। तीनों ही ध्वनियों क्या होता है? उससे आवाज होता है। तो इस प्रकार से एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक मैंने आपको बताया कि इस वर्ण का केवल प्रयोग कहाँ होता है? वेद शास्त्रों में, वेदों में। ठीक है ना, वेदों में इसका प्रयोग किया जाता है, या गायन में इनका प्रयोग किया जाता है। लौकिक साहित्य में इनका प्रयोग, इसका प्रयोग नहीं, प्राय नहीं के बराबर किया जाता है। छंद के लिए हम पढ़ रहे हैं तो छंद शास्त्रों में हम पढ़ेंगे लघु और गुरु। लघु और गुरु हमें वर्णिक छंद में वर्णों की मात्रा को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? वर्णों की मात्रा को हमें पढ़ना है। तो वर्णों की गिनती हमें करनी है। तो वर्णों की गिनती करते समय हमें आवश्यकता होगी कि हम जब वर्णवृत्त छंद पढ़ रहे हैं तो आवश्यकता होगी कि छंदों में प्रत्येक गिनती करना। जब गिनती करेंगे हम वर्णों की तो गिनती इन्हीं के आधार पर की जाएगी। विशेष आपको मैं बार बार दोहराता हूँ इस लाइन को कि छंदों में अर्धमात्रिक वर्ण या व्यंजन वर्णों की स्वतंत्र रूप से गणना नहीं की जाती है।
ठीक है, ये आपको बार बार मैं इसलिए दोहराऊंगा, आपको याद रखना है, आप जो गलती करते हो उसको दोबारा से ना दोहराओ। अब हम चलेंगे वर्णों की गिनती करेंगे। तो वर्णों की गणना के लिए हमें सबसे पहले वर्णों की आवश्यकता होगी, और वर्ण कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ, व्यंजन, वर्ण। तो सबसे पहला हमारा गणना का जो क्रम है कि जहां हमें गणना करनी है, उस गणना के लिए, क्योंकि वर्ण छंद का जो निर्धारण है वो बिना गणना के नहीं हो सकता। हम सबसे पहला हमारा चरण है कि गणना करना, गिनती करना। तो गिनती का निर्धारण करने के लिए सबसे पहला नियम था हमारा, सबसे प्रथम नियम था कि छंद में हम वर्ण यानी व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण का स्वतंत्र रूप से स्थान नहीं देते हैं। अर्थात सबसे प्रथम नियम हमारा यही था गणना के लिए कि हम अर्धमात्रिक या व्यंजन वर्ण की गणना नहीं करते हैं। गणना करने के लिए हमारे सबसे पहला जो चरण है, ध्यान रखना विशेषकर कि गणना करने के लिए सबसे पहला नियम है कि छंद शास्त्रों में अर्धमात्रिक व्यंजन वर्ण की गणना नहीं की जाती है। दूसरा है अर्धमात्रिक व्यंजन वर्ण की गणना नहीं की जाती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से व्यंजन वर्ण की गणना नहीं की जाती है। आप लोग सबसे पहली गलती यही करते हो, गिनते चले जाते हो, गिनते चले जाते हो। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले छंद गलत नहीं होगा। सबसे प्रथम आपको ध्यान रखना है कि हम जब गिनती करेंगे ना, तो सबसे पहले अर्धमात्रिक व्यंजन वर्ण या स्वतंत्र रूप से हल वर्णों की गिनती बिल्कुल नहीं करेंगे। नंबर 2, अयोगवाह वर्णों की गणना भी नहीं होती है। अगला नियम है कि अयोगवाह वर्णों की गणना भी नहीं होती, कि आप अलग से गिन लें, अयोगवाह वर्णों की गणना नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे अभी इसने पूछा, उदाहरण है जैसे वही पूछता है कि सर एक बार उदाहरण दे बताओ, एग्जाम्पल जैसे कहा कि मैंने एक शब्द लिखा अंत, क्या लिखे मैंने? अंत। पूछा ये जल्दी बताओ अंत में गणना गिनती करो, हम कैसे करेंगे अंत की गिनती? कि ये एक और तय 2, कितने वर्ण है इसमें भाई? 2 वर्ण है। इस नए वर्ण की गणना हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अर्धमात्रिक है, आधा है, हल वर्ण है, इसलिए हम इसकी गणना नहीं करते। हमें सर्वप्रथम यही पढ़ा था कि अर्धमात्रिक व्यंजन वर्ण की हम स्वतंत्र रूप से गणना नहीं करते। उसमें यदि स्वर जुड़ जाएगा तो उसकी गणना हम कर देते। तय है व्यंजन, लेकिन तय में क्या लगा हुआ है? एक ही ध्वनि जुड़ी हुई है, इसलिए इसको तय को हमने लिया। इस शब्द में कितने वर्ण हुए? 2। कितने हुए? 2। और हमने लिखा एक अगला वर्ण का सुंदरम, क्या लिखा भाई? सुंदरम। सुंदरम वर्ण लिखा। सुंदरम में हम गणना करते हैं, तो गिनती करके बताओ आपको ये कि सुंदरम में कितने वर्ण होंगे? सुंदरम में मोहित करके बताएगा सुंदरम में कितनी गणना हो, तुम्हें बताओ भाई, सोच कर बताओ, इनाम पाओ। कहा कि सुंदर, सुंदरम में देखो पहला है सु, पहला वर्ण कौन सा है? सु। 1। दूसरा क्या है? आधा में। क्या मैंने आपको बताया आधे वर्ण की गणना करते हैं क्या? नहीं करते। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कहते हैं भाई अब चल रहा है कोरोना, चल रहा है क्या कोरोना का प्रकोप, और शादियां हो रही है, लॉकडाउन में बारात जा रही है 20 लोगों की, कह रहे भाई लगने उतार दो, क्या उतार दो बेटा, लगने। तो ये लगने मानो कि
इसलिए छंद शास्त्रों की गाड़ी में लंगड़े लोड़ों की हम गणना नहीं करते, इन लोगों को हम नहीं ले जाते। तो गिनती हुई 1 और दूसरा 2, तीसरा 3। अब ये भी कैसा है बेटा, ये भी आधा वर्ण है, इसलिए यहाँ छंदों की गाड़ी में इसे भी नहीं बैठाएंगे। तो उतर जा, तो कितने रह गए, 3 वर्ण, ठीक है ना। एक शब्द में कुल मिलाकर के वर्ण बैठे हुए थे 1 2 3 4 5, लेकिन छंद शास्त्र के आधार पर, छंदों के आधार पर इसमें केवल कितने वर्ण हैं, 3। और तब ध्यान रखा, नई चीज मिलेगी पढ़ने में। कहा कि छंद शास्त्र में जो आप अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं कि जब गिनती करने बैठते हैं तो लगा 1 2 3 4 5 गिनती चल जाते हैं। नहीं, रुको, ध्यान से सोच करके मेरी इस बात को, लाइन को याद रखे कि कहा था कि छंद शास्त्रों की गाड़ी में लंगड़े लोड़े को नहीं बैठा। अर्थात भावार्थ समझ गया कि आधे वर्णों की गणना हम बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन उनको महत्व देते हैं। अब वो महत्व कहाँ है, आगे बढ़ा कि उनका क्या महत्व है, ये थोड़ी है उनको भाई गाड़ी में बिठाए, महत्व उनका बहुत है, वो आगे पता लगेगा। तो क्या कहा कि सुंदर कितने वर्णों की, इन आधे वर्णों की गणना तो नहीं की, लेकिन आप जब हम आगे बढ़ेंगे, चिन्हों की ओर बढ़ेंगे, तो इनके महत्व का आपको पता चलेगा कि इनका महत्व कहाँ है, क्या है। ठीक है भाई, मैं समझाना चाह रहा था कि अर्धमात्रिक व्यंजन वर्णों की गणना नहीं की जाती है, उसके दोनों उदाहरण। अगला अयोगावर्णों की गिनती नहीं करते, जैसे बालकम, मैंने लिखा बालकम, लिख दिया बालकम। दूसरा है नमो नमः, एक उदाहरण है बालकम, दूसरा उदाहरण है नमो नमः। दोनों ही शब्दों में अयोगवह वर्णों का प्रयोग हुआ है। तो क्या छंद शास्त्रों में हम इनकी गिनती करते हैं या नहीं करते हैं, उसे स्पष्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि छंद शास्त्रों में इनकी गणना नहीं की जाती है। कैसे, इसको गिनेंगे 1 वर्ण, इसको गिनेंगे क्योंकि पूरा है 2 वर्ण, इसको गिनेंगे पूरा है 3 वर्ण, लेकिन इसकी गणना हम नहीं करते हैं। उसी प्रकार से इसको गिनेंगे 1 वर्ण, इसको गिनेंगे 2 वर्ण, न को गिनेंगे 3 वर्ण और न को गिनेंगे 4 वर्ण, इनकी गणना नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से बालकम शब्द में 3 वर्ण हुए और नमो नमः शब्द में 4 वर्ण हुए। तो दोनों नियम क्लियर हुए ना। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है, जब आपको छंद समझने में नई चीज मिलेगी, निश्चित मिलेगी। अभी तो क्लास आरंभ हुई है, प्रतिदिन आप उसमें में देखोगे तो आप भी कहोगे हाँ बिल्कुल आपको नई चीज मिलेगी, जो आप किताब और पास से हटके मिलेगी आपको। तो कहा अभी तो आरंभ किया है, आप भी समझे। तो बालकम नमो नमः, बालकम में 3 वर्ण हुए, इस शब्द में कितने हुए, 4। तो दोनों नियम क्लियर हुए। छंद शास्त्र में वर्ण छंद पढ़ रहे हैं, वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं और वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं। तो वर्णिक छंद की परिभाषा होती है कि वर्णिक छंद में वर्णों की गणना के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है, छंद का नामकरण किया जाता है। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना के आधार पर उस छंद का नाम निर्धारण किया जाता है। तो हम गणना करने के लिए पढ़ रहे हैं किसको, वर्ण। तो वर्णों को हमने वर्णमाला कल पढ़ी थी कि वर्णमाला मैंने आपको विस्तार से समझाया कि कितने वर्ण हैं, कितने भेद हैं। उस वर्णमाला में से जो हमारे लिए जो सार है, वो सार यही निकल के आया। छंदों के लिए जो सार है, वो सार है कि हम स्वर और स्वर युक्त
व्यंजन वर्ण की गणना करते हैं। अन्य हलंत वर्णों की, अर्धमात्रिक वर्णों की, अयोगवाह वर्णों की गणना नहीं करते हैं। ठीक है, उसके उदाहरण दो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब गणना किसकी करते हैं और किस आधार से करते हैं, इसे पढ़ने के लिए हम आप लघु वर्ण समझिए, गुरु वर्ण समझिए। लघु और गुरु गणना किसकी करते हैं, किसकी नहीं करते हैं, उस गणना को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि भाई सबसे पहला नियम समझा कि अर्धमात्रिक वर्ण और अयोगवाह वर्णों की हम स्वतंत्र रूप से गणना नहीं करते, पहला नियम। दूसरा है अब गणना करते हैं तो किसकी करते हैं और किस रूप में करते हैं, लघु में या गुरु। गणना के लिए रूप है लघु और दूसरा है गुरु। छंद शास्त्र में पहला है लघु और दूसरा है गुरु। लघु और गुरु ये दो वर्ण आएंगे। कितने वर्ण आएंगे, दो, लघु और गुरु। ठीक है, इन दोनों वर्णों के आधार पर हम गणना करेंगे, लघु और गुरु। तो गणना करने से पहले भाई किसकी गिनती नहीं करनी वो हमने सीख लिया, इसकी गिनती नहीं करनी। अब जिसकी गिनती करनी है वो किस रूप में करनी है, लघु में या गुरु में, उसको समझना आती है आवश्यक। तो लघु यानी होता है छोटा और गुरु यानी होता है बड़ा। गिनती करनी, इसके चिन्ह क्या है, चिन्ह है लघु यानी होता है एक डंडा, इसको बोलते हैं खड़ी पारी, और गुरु यानी बड़ा, इसको बोलते हैं खंडाकार, ए जैसी आकृति, अवग्रह ए जैसी आकृति। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कल आपको इनके बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम यहाँ पढ़े कि जो बिंदु हमने पढ़े उसको एक बार ध्यान से रिपीट करना है कि लघु गुरु किस वर्ण की गणना करते हैं, किस वर्ण की गणना नहीं करते हैं। तो जिसकी नहीं करनी वो आपको मैंने समझा दिया, करनी है वो इन दो रूपों में करनी है, लघु या गुरु। लघु है छोटा, चिन्ह हो गया, और गुरु है बड़ा, चिन्ह हो गया। आज कल करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर देखते हैं।